रोज सुबह आंख खुलने से भी पहले शायद फोन उठाना, स्क्रॉल करना, फिर कुछ पोस्ट पर रिएक्ट करना। कभी सोचा है कि कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? शायद हमारे उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। विज्ञान तो कहता है कि हमारे दिन का लगभग 40% हिस्सा सचेत चुनाव नहीं बल्कि आदतें होती हैं। हाँ बिल्कुल, 40% ये बहुत ज्यादा है। तो आज हम चार्ल्स डुहिग की किताब आदत की शक्ति यानी द पावर ऑफ हैबिट से निकले कुछ अहम विचारों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ सतही बातें नहीं है। डुहिग ने इसमें न्यूरोसाइंस, बहुत दिलचस्प केस स्टडीज और असल जिंदगी में हुए बदलावों को आधार बनाया है। सही। तो आज का हमारा मकसद यही है, आदतें काम कैसे करती हैं इसे समझें, ताकि शायद अपने व्यवहार और भविष्य को थोड़ा बेहतर बना सके। हाँ, एक तरह से अपनी आदतों के ड्राइवर सीट पर वापस आना। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक फ्रेमवर्क को समझते हैं जिसे डुहिग आदत का चक्र या हैबिट लूप कहते हैं। इसमें 3 हिस्से हैं, इशारा, फिर रूटीन और फिर इनाम। हाँ, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। जैसे मान लीजिए इशारा है बोरियत, ठीक है। रूटीन हो सकता है फोन उठाना, सोशल मीडिया देखना, और इनाम वो थोड़ी देर की दिमागी राहत या कुछ नया देखने का मजा, डोपामिन हिट जिसे कहते हैं। और ये चक्र अनजाने में चलता रहता है ना, मतलब हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल, और इसमें सबसे अहम चीज जो डुहिग बताते हैं वो है क्रेविंग या तलब का पैदा होना। हमारा दिमाग उस इनाम को पाने के लिए तरसने लगता है। अच्छा, तो ये तलब ही है जो लूप को मजबूत करती है। हाँ, इसी क्रेविंग की वजह से हम वो रूटीन बार बार दोहराते हैं। लेकिन यहाँ एक उम्मीद की बात है। डुहिग कहते हैं आदत मिटाई नहीं जा सकती पर बदली जा सकती है। बदली जा सकती है, कैसे? इशारा और इनाम वही रखते हुए बस बीच का जो रूटीन है उसे बदल देना है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये असल में मतलब पुरानी आदतें तो बहुत पक्की होती हैं। होती हैं, बिल्कुल होती हैं। इच्छा शक्ति चाहिए होती है, लेकिन डुई का तर्क है कि सबसे टिकाऊ बदलाव तब आता है जब आप रूटीन बदलते हैं, इनाम नहीं। कोई उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट की तलब होती है, इशारा तनाव कम करने के लिए, इनाम अब वो सिगरेट पीने रूटीन की जगह कुछ मिनट गहरी सांस लें, नया रूटीन। अच्छा। तो इनाम यानी तनाव मुक्ति तो शायद फिर भी मिले, लेकिन तरीका बदल गया, सिगरेट छूट गई। कुंजी है इशारा और इनाम पहचानना। वाह, ये तो सच में बहुत शक्तिशाली विचार है। और इसी से जुड़ा एक और कमाल का कॉन्सेप्ट है किताब में, प्रमुख आदतें या कीस्टोन हैबिट्स। हाँ, कीस्टोन हैबिट्स, ये बहुत दिलचस्प है। ये क्या है? मतलब ये कुछ खास तरह की आदतें हैं? हाँ, ये वो आदतें हैं जिन्हें बदलने से एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है, कई दूसरी आदतें अपने आप सुधरने लगती हैं। जैसे कोई मास्टर चाबी हो। बिल्कुल, जैसे नियमित व्यायाम शुरू करना, ये क्लासिक कीस्टोन हैबिट है। अच्छा। तो इससे सिर्फ वजन कम होता है या सेहत सुधरती है? नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं। अक्सर देखा गया है कि जो लोग कसरत शुरू करते हैं वो धीरे धीरे बेहतर खाने लगते हैं, उनकी नींद सुधर जाती है, काम पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये छोटी जीतें और सकारात्मक बदलाव लाती हैं। तो अपनी कीस्टोन हैबिट ढूंढना मतलब एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू करना। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ हम पर ही लागू नहीं होता ना, आपने शुरू में कहा था कि कंपनियां और समाज भी। बिल्कुल। सोचिए, स्टारबक्स कैसे अपने कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों से डील करने की आदतें सिखाता है। वो इमोशनल रेगुलेशन की ट्रेनिंग देते हैं जो एक तरह की आदत है। अच्छा। या कैसे टारगेट जैसी कंपनियां लोगों की खरीदारी की आदतों को ट्रैक करके ये अनुमान लगा लेती हैं कि कौन प्रेग्नेंट हो सकता है या घर बदलने वाला है। अरे हाँ, वो किस्सा तो सुना है। ये सब आदत के विज्ञान का ही इस्तेमाल है बड़े पैमाने पर। हाँ, यहाँ तक कि डूइंग सामाजिक आंदोलनों की भी बात करते हैं। जैसे अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट, वहां भी मौजूदा सामाजिक आदतों को चुनौती दी गई और नई आदतें, नए विश्वास स्थापित हुए। तो ये सब होता कैसे है हमारे दिमाग के अंदर? वो न्यूरोसाइंस वाली बात। हाँ, हमारे दिमाग में एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। ये दिमाग के काफी अंदर होता है। इसका काम है व्यवहारों को ऑटोमेट करना, आदत बनाना। क्यों करता है ये ऐसा? ताकि दिमाग की एनर्जी बचे। सोचिए, अगर हर रोज सुबह ब्रश करने या गाड़ी चलाने के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़े तो कितनी मेहनत लगेगी। ये एक तरह का ऑटो पायलट है। समझ आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिमाग का यही हिस्सा नई आदतें सीख भी सकता है। जागरूकता और लगातार प्रैक्टिस से हम इसे बदल सकते हैं,
रीप्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब जो हिस्सा हमें आदतों में फंसाता है वही हमें निकलने का रास्ता भी दिखाता है। कमाल है। सही कहा। बस हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जब भी खुद को किसी अनचाही आदत के लूप में पाएं तो रुककर पूछें, इशारा क्या था, असल में इनाम क्या मिल रहा है, और इस रूटीन की जगह क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। तो कुल मिला के इस किताब से ये साफ होता है कि आदतें सिर्फ हमारी रोज की छोटी मोटी हरकतें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती हैं। ये तय करती हैं कि हम कौन हैं। हाँ, और अगर कोई इन आदतों के पीछे के विज्ञान को समझ ले और इसे इस्तेमाल करना सीख जाए तो सच में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। वजन कम करना, फोकस बढ़ाना, यहाँ तक कि पूरी कंपनी का कल्चर बदलना। ये समझ वाकई जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। बिल्कुल। चलते चलते चार्ल्स डुहिग की वो बात याद रखनी चाहिए, बदलाव शायद तेज ना हो और ये हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन समय और कोशिश से लगभग किसी भी आदत को बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है। रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस एक आदत से शुरू करें, उसे समझें, उसे बदलें। और फिर उसका असर फैलने दें। हाँ, क्योंकि जैसा आपने कहा, आदतें सिर्फ ये नहीं बदलती कि कोई क्या करता है, भाई ये बदलती है कि कोई क्या बनता है। तो आज इस चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसी कौन सी एक छोटी या बड़ी आदत है जिसके इशारे, रूटीन और इनाम को आप आज पहचानने की कोशिश करना चाहेंगे?